दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन है पहला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। और तीसरा ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। और चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। यह इसका राइट आंसर है। रिफ्लेक्स जेंडर स्टेरियोटाइप, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन है पहला, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बताइएगा एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए बच्चे को प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ना कि बच्चे पर लिमिटेशन लगानी चाहिए। जब दोस्तों आप बच्चे को भरपूर मौके देंगे तभी एक प्रगतिशील कक्षा कहलाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? ऑप्शन है पहला, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। और तीसरा ऑप्शन है छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। और चौथा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अधीन होगी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। दोस्तों याद रखिएगा, जब एक अध्यापिका या अध्यापक बच्चों को इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करते हैं तो वह अधिगम के लिए पाठ प्रदान करते हैं बच्चों को। यह इसका राइट आंसर है। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है जो कि राइट आंसर है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक होता है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन है पहला, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और चौथा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस जड़ को दर्शाता है? ऑप्शन है पहला, प्रथापूर्व, जिसे प्री कन्वेंशनल कहते हैं। प्रथागत, कन्वेंशनल, उत्तर प्रथागत, पोस्ट कन्वेंशनल। और चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल कन्वेंशनल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। नैतिक विकास के किस जड़ को दर्शाता है?
दोस्तों इसका राइट आंसर है कन्वेंशनल, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, प्रथागत। लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है, यानी कन्वेंशनल को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है पहला सांस्कृतिक उपकरणों, दूसरा ऑप्शन है गुणारोपण, तीसरा ऑप्शन है अवप्रेरणा और चौथा ऑप्शन है संतुलीकरण। इंग्लिश में ऑप्शन देखेंगे कल्चरल टूल्स, दूसरा ऑप्शन है एट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन है मोटिवेशन और चौथा ऑप्शन है इक्विलिब्रेशन। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। तो याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन है पहला मनोवैज्ञानिक उपकरणों, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा ऑप्शन है विकास का समीपस्थ क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है स्कीमा मनोबंध। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है स्कीमा इसका राइट आंसर है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन है पहला अमूर्त सोच का विकास, दूसरा ऑप्शन है विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच और चौथा ऑप्शन है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा विचार और सोच में केंद्रीयकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास होता है विचार और सोच में केंद्रीयकरण, यह इसका राइट आंसर है। किसके गुण का विकास होता है। विचार और सोच में केंद्रीकरण के गुण का विकास होता है, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है पहला विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, दूसरा ऑप्शन है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर ही आपको केवल शब्द दिख जाए तो वह निगेटिव आंसर होता है, तो विकास केवल यह ऑप्शन नहीं होगा। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, यह भी ऑप्शन गलत है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, यह भी ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकास बहुआयामी होता है। विकास के संदर्भ में विकास बहुआयामी होता है, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है वह सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त क्रम में होता है, यह इसका राइट आंसर है, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है पहला अधिगम की प्रक्रिया में बांधा, यह होगा नहीं, तो बांधा वाला तो नेगेटिव आंसर होगा, यह आंसर है नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, यह भी नेगेटिव आंसर है। दूसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड,
और चौथा ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण देखा जाना चाहिए। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन है पहला प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। और चौथा ऑप्शन है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। यह इसका राइट आंसर है। आपको बच्चे को ऑप्शन यानी प्रचुर मौके देने हैं, यानी भरपूर मौके देने हैं। यही समावेशी कक्षा की विशेषता है, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन है पहला मंदित छात्र, दूसरा ऑप्शन है विकलांग छात्र, तीसरा ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, और चौथा ऑप्शन है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। यह इसका राइट आंसर है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसएबिलिटी, इसका प्रयोग किया जाता है एक्ट 2016 के अनुसार शब्दावली का। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। आपको नहीं में आंसर देना है, यानी आपको नेगेटिव वाला ही आंसर ढूंढना है, ना कि पॉजिटिव वाला। तो नहीं का ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर यही गलती कर जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन है पहला दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बताइएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया था अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, जो कि नेगेटिव आंसर है। बाकी ऑप्शन आपके पॉजिटिव वाले हैं, और यही नेगेटिव आंसर है जो कि आपका आंसर है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन है पहला कम परज्ञानता बोधगम्यता, जिसे कहते हैं लो कंप्रीहेंशन, दूसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, और तीसरा ऑप्शन है अति सक्रियता, जिसे हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, असतर्कता, जिसे कहते हैं इनअटेंटिवनेस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। यह इसकी पहचान है। अगला प्रश्न देखेंगे, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है पहला विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए,
और चौथा ऑप्शन है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। विविध पृष्ठभूमियों के उद्गमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। विविध पृष्ठभूमियों के उद्गमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। और तीसरा ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। एनालॉजीज यह इसका राइट आंसर है। यानी समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इसके द्वारा सुसाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधगम की अवप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन है पहला, बच्चों को दंड देकर। दूसरा ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रिया का लाभ देकर। और चौथा ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों अवप्रेरणा को कहते हैं मोटिवेशन। जैसे कि इंग्लिश में बोला गया है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई। अधगम की अवप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधगम की अवप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है शर्मिंदगी। ऑप्शन है पहला, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और तीसरा है शर्मिंदगी बच्चों को अधगम हेतु अप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। और चौथा ऑप्शन है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बताइएगा दोस्तों शर्मिंदगी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यह इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में दिया हुआ है सेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉजिनेशन, यह इसका राइट आंसर है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बताइएगा अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन है पहला, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। दूसरा ऑप्शन है
संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। और चौथा ऑप्शन है अनुकरण या नकल और दोहराना। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों अनुकरण को कहते हैं नकल करना या दोहराना, एक ही बात है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। यह इसका राइट आंसर है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, यह इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। यह नहीं होगा, यह नेगेटिव आंसर है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। दोस्तों दूसरा ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, जो कि राइट आंसर है दूसरा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन है पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा ऑप्शन है वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हों। तीसरा ऑप्शन है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बताइएगा दोस्तों बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, यह इसका राइट आंसर है। यह इसका राइट आंसर है। यानी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है पहला उच्च उत्तेजना उच्च भय। दूसरा ऑप्शन है निम्न उत्तेजना उच्च भय। तीसरा ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। और चौथा ऑप्शन है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा। तीसरा इसका राइट आंसर है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, यह इसका राइट आंसर है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, यह इसका राइट आंसर है। मॉडरेट एराउजल नो फियर, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन है पहला बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में दोस्तों राइट आंसर है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यह इसका राइट आंसर है। यह इसका राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन सही है, प्ले एन एक्टिव रोल इन, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है।
ऑप्शन है पहला योग्यता सुधार है, दूसरा ऑप्शन है योग्यता अटल है, तीसरा ऑप्शन है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता और चौथा ऑप्शन है असफलता अनियंत्रित होती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला योग्यता सुधार है। अधिगम के लिए योग्यता सुधार अवधारणा उपयुक्त है, यह इसका राइट आंसर है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यह इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा कि अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है, योग्यता सुधार यानी एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 27। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में से संकल्पनता और समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन है पहला प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र और तीसरा ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं और चौथा ऑप्शन है अन्वेषण और संवाद। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा अन्वेषण और संवाद, यह इसका राइट आंसर है। इंक्वायरी एंड डायलॉग, यह इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है अन्वेषण और संवाद, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। ऑप्शन है पहला संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है स्वनियमन, तीसरा ऑप्शन है आत्म केंद्रितता और चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विकार। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। एक कार्य करने के दौरान सायना स्वयं से बातचीत कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। दोस्तों इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है स्वयं नियमन, सेल्फ रेगुलेशन को दर्शाता है, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है पहला विद्यार्थियों को नामांकित करना, दूसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर है तीसरा विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, यह इसका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यह इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपसे इंग्लिश में पूछा गया है कि एवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला केवल आनुवंशिकता पर, दूसरा ऑप्शन है केवल पर्यावरण पर, तीसरा ऑप्शन है न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर और चौथा ऑप्शन है न आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है
बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। यह इसका राइट आंसर है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, जो कि राइट आंसर है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट पेडागोजी के 30 प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप एक दो बार इन प्रश्नों को और लगा लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।